नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास जो हमारा टॉपिक था उसी में आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करते हैं गोखले विधेयक 1911। गोखले विधेयक 1911 ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर शासन था। ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन चल रहा था और वो भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना उन्होंने आधिपत्य जमा लिया था, उन पर शासन कर रहे थे। धीरे धीरे देश में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की मांग उठने लगी कि भारतीयों को अब जन शिक्षा की आवश्यकता है, अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता है, निःशुल्क शिक्षा प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि बिना शिक्षा के उनका जीवन स्तर सुधारा नहीं जा सकता है। और ये यहाँ शासन कर रही सरकार का ये पहला कर्तव्य है कि अगर आप शासन कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को भी सहयोग करें, शिक्षा व्यवस्था को भी आगे बढ़ाएं। तो इसकी मांग उठने लगी और देश में, पूरे देश में ऐसी मांग उठ रही थी निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए। और इस मांग को आगे बढ़ाने का काम गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया और उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता है देश में ऐसी प्राथमिक शिक्षा की जो अनिवार्य हो, निःशुल्क हो, अधिकांश लोगों के पहुंच तक हो, ऐसी प्राथमिक शिक्षा की ज़रूरत है। और ऐसी व्यवस्था देश में चल भी रही थी एक जगह जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही थी, उससे लोग प्रभावित भी थे। 1906 में जो बड़ौदा नरेश थे, 1906 में सयाजी राव गायकवाड़ बड़ौदा नरेश थे, बड़ौदा राज्य था, जो उसके जो शासक थे वो सयाजी राव गायकवाड़ थे। उन्होंने अपने राज्य में 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था। जो 7 से 12 वर्ष के बच्चे थे उन सभी बच्चों के लिए अपने राज्य में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया था और निःशुल्क कर दिया था। और इस कार्य को करने में वो सफल भी हुए थे। बड़ौदा नरेश थे जिन्होंने सर्वप्रथम ऐसा कोई शुरुआत किया था 1906 में, जो अपने राज्य में उन्होंने 7 से 12 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू की थी, निःशुल्क थी जो। तो बड़ौदा नरेश के कार्यों से सभी लोग प्रभावित थे और यही चीज़ को बढ़ाते हुए गोपाल कृष्ण गोखले का कहना था कि अगर एक छोटा सा राज्य भारत का, जो अपने यहाँ के रहने वाले बच्चों के लिए जिनकी उम्र 7 से 12 वर्ष है, उनके लिए अगर निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से संचालित कर सकता है और सफल भी हो रहा है, उसका परिणाम भी अच्छा हो रहा है, तो ये जो शासक थे, ब्रिटिश शासक थे, ये अधिकांश क्षेत्रों में भारत में शासन कर रहे थे, ये ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। और ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश शासन को ये करना चाहिए, ऐसा गोपाल कृष्ण गोखले ने का मानना था। फिर उन्होंने इस बात को लेकर एक प्रस्ताव रखा, 1910 में रखा था। गोखले प्रस्ताव 1910, जिसको गोखले प्रस्ताव 1910 के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव उन्होंने 1910 में केंद्रीय धारा सभा जो थी उसमें अपना प्रस्ताव 1 मार्च 1910 को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के संबंध में प्रस्तुत किया। प्रस्ताव जिसकी प्रमुख बातें 1 मार्च 1910 को उन्होंने केंद्रीय धारा सभा में अपना एक प्रस्ताव रखा, जिसको गोखले प्रस्ताव 1910 के नाम से जाना गया। इसके कुछ बिंदु थे। इसमें नंबर 1 बिंदु था कि 6 से 10 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। पहला प्रस्ताव तो क्या था कि 6 से 10 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं niःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। दूसरा बिंदु जो इसमें था, दूसरा बिंदु ये था कि केंद्र में अलग से प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए और सरकारें प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले व्यय केंद्र और जो प्रांतीय सरकार हैं वो
अलग से प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करें। इसके साथ साथ प्राथमिक शिक्षा नियंत्रण के लिए अलग से सचिव की नियुक्ति की जाए। तीसरा बिंदु जो था कि प्राथमिक शिक्षा के नियंत्रण के लिए, उसकी व्यवस्था के संचालन के लिए एक प्राथमिक शिक्षा सचिव की नियुक्ति की जाए। इसमें तीसरा बिंदु जो था, और चौथा बिंदु ये था कि स्थानीय निकाय और प्रांतीय सरकारें प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले बजट का 1:2 भाग स्थानीय निकाय और प्रांतीय सरकारें प्राथमिक शिक्षा में होने वाले बजट का 1:1 हिस्सा, अगर एक हिस्से की बात कीजिए तो आधा जो प्रांतीय सरकार हैं वो उठाएंगी और आधा जो स्थानीय निकाय हैं वो खर्चा उठाएंगे। ये चीज़। पांचवी चीज़ इसमें इन्होंने जो सुझाया था कि आर्थिक बजट प्रस्तुत करते समय प्राथमिक शिक्षा का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाए। जब वर्ष भर के अंत में आर्थिक बजट प्रस्तुत किया जाए तो उसमें प्राथमिक शिक्षा का लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया जाए। ये 5 प्रमुख मांगें थी जो उन्होंने अपने प्रस्ताव में रखा था। पहली मांग क्या थी? पहली मांग ये थी कि 6 से 10 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ऐसे बच्चे जो 6 से 10 वर्ष के हैं, जिनकी उम्र, उनके लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। दूसरा प्रस्ताव इसमें इन्होंने कहा था कि केंद्र में अलग से प्राथमिक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। केंद्र में अलग से प्राथमिक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। तीसरी चीज़ थी कि प्राथमिक शिक्षा के नियंत्रण के लिए प्राथमिक शिक्षा सचिव की नियुक्ति की जाए। चौथी चीज़ थी कि स्थानीय निकाय और प्रांतीय सरकारें प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले व्यय को 1:2 के अनुपात में उठाएंगे। चौथी चीज़ इसमें ये थी कि पांचवी चीज़ ये थी इसमें कि वार्षिक बजट प्रस्तुत करते समय प्राथमिक शिक्षा की प्रगति का लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया जाए कि साल भर में प्राथमिक शिक्षा की प्रगति क्या हुई है, किस इसमें क्या और आवश्यकताएँ हैं। ये 5 बिंदुओं का प्रस्ताव उन्होंने, मुख्य रूप से जो 5 बिंदु थे, इनको लेकर उन्होंने अपना एक प्रस्ताव केंद्रीय सभा में प्रस्तुत किया। 19 मार्च 1910 को अपना एक बजट प्रस्तुत किया। ये 19 मार्च 1910 को अपना बजट प्रस्तुत किया था। उनका बजट प्रस्तुत हुआ, केंद्रीय सभा में चर्चा के बाद सरकार ने आश्वासन दिया कि हाँ, कि आपकी बातों को ध्यान में रखकर कार्य किया जाएगा। अलग से प्राथमिक शिक्षा विभाग और शिक्षा सचिव की नियुक्ति भी हुई, परंतु निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के बारे में कोई बहुत ज़्यादा कार्य नहीं हुआ, कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। इसी से संबंधित विधेयक जो 19 मार्च को उन्होंने इन 5 बिंदुओं को लेकर प्रस्तुत किया था, इस पर बड़ी चर्चा हुई केंद्रीय धारा सभा में और कुछ बातें मानी भी गई। जैसे इसमें यह था कि अलग से प्राथमिक शिक्षा विभाग की नियुक्ति की जाए, उसके नियंत्रण के लिए सचिव की नियुक्ति की जाए। इस तरह से कई मांगें मानी भी गई, लेकिन जो प्राथमिक निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की बात कही गई, ये बात उस पर कोई कठोर कदम नहीं उठाए गए या इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इसी को लेकर गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1911 में सभा में एक विधेयक अपना पास किया। 1911 में केंद्रीय धारा सभा में एक विधेयक अपना पेश किया, प्रस्तुत किया, जिसे हम गोखले विधेयक 1911 के नाम से भी जानते हैं। उस विधेयक में उन्होंने कुछ बिंदुओं की चर्चा की थी, जिसमें पहला बिंदु था कि भारत में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा शुरू करने का समय आ गया है। फिर उन्होंने 1911 में अपने विधेयक में जो 10 में उन्होंने बात की थी, उसको 11 में विधेयक में फिर उन्होंने रखा कि अब भारत में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा शुरू करने का समय आ गया है। पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु उन्होंने चर्चा की कि स्थानीय निकायों को यह अधिनियम बनाने से पूर्व प्रांतीय सरकार की अनुमति लेनी होगी। स्थानीय निकाय जो हैं, अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से संबंधित विधेयक बनाने से पहले
केंद्रीय जो प्रांतीय सरकारें हैं उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी स्थानीय निकायों को। तीसरा था कि स्थानीय निकायों को यह अधिकार होगा, तीसरा बिंदु था कि स्थानीय निकायों को यह अधिकार होगा कि वह अधिनियम को पूरे क्षेत्र में लागू करें या सीमित भाग में। जो स्थानीय निकाय होंगे उनको इतना अधिकार है कि वो चाहें तो अधिनियम को पूरे क्षेत्र में लागू कर सकते हैं और चाहें कुछ हिस्से में लागू कर सकते हैं। चौथी चीज़ ये थी कि जहाँ यह अधिनियम लागू होगा वहाँ के अभिभावकों को 6 से 10 वर्ष के बच्चों को विद्यालयों 6 से 10 वर्ष के बच्चों को विद्यालयों में भेजना अनिवार्य होगा, अन्यथा दंडित किया जाएगा। जो चौथा बिंदु था ये था कि जहाँ जिन क्षेत्रों में ये अधिनियम लागू हो जाए वहाँ के जो अभिभावक होंगे, माता पिता होंगे, उनका ये उत्तरदायित्व होगा, ये जिम्मेदारी होगी कि उनके यहाँ 6 से 10 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से विद्यालय भेजें। अगर नहीं भेजते हैं तो उनको दंडित किया जाएगा, विद्यालय न भेजने पर उनको अभिभावकों को दंडित किया जाएगा। ठीक। फिर पांचवा बिंदु था कि पहले बालकों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, उसके बाद में बालिकाओं की शिक्षा पर भी को भी इस क्षेत्र में लागू किया जाए। सबसे पहले अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो है वो बालकों के लिए होगा, उसके बाद इसकी सफलता को देखते हुए फिर बालिकाओं के भी निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। फिर इसमें छठवां बिंदु था, उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय और प्रांतीय सरकार 1/2 भाग बजट का वहन करेंगी। जो स्थानीय निकाय होंगे जैसे नगर निगम, नगर पालिका, इस तरह से नगर पंचायत, इस तरह से जो स्थानीय निकाय होंगी और जो प्रांतीय सरकार होंगी, दोनों बजट का 1/2 भाग वहन करेंगी। आधा हिस्सा स्थानीय निकाय का होगा और आधा प्रांतीय सरकारों का होगा। फिर 7वें नंबर पर अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय अपने क्षेत्र में शिक्षा कर लगा सकती हैं। जो स्थानीय निकाय होंगी वो चाहें तो जिस क्षेत्र में वो शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं वहाँ पर शिक्षा कर, एजुकेशन टैक्स लगा सकती हैं, शिक्षा कर लगा सकती हैं, जिससे उनका खर्चा निकल सकता है। तो ये 7 प्रमुख बिंदु थे जो गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने विधेयक में केंद्रीय धारा सभा में प्रस्तुत किया रखा। ठीक। इसमें सबसे पहला फिर से हम एक बार चर्चा कर लें। पहला क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा को लागू करने का समय आ गया है। दूसरा था स्थानीय निकायों को यह अधिनियम बनाने से पहले प्रांतीय सरकारों की अनुमति जरूरी होगी। जो भी अधिनियम बनाए स्थानीय निकाय पहले प्रांतीय सरकारों से अनुमति ले लें। फिर तीसरी चीज़ कि स्थानीय निकायों को यह अधिकार होगा कि वह अपने यहाँ अधिनियम को पूरे क्षेत्र में लागू करें या कुछ भाग में। स्थानीय निकायों को यह अधिकार होगा कि चाहें तो अपने अधिनियम को पूरे क्षेत्र में लागू कर दें या कुछ भाग में लागू करें, सीमित भाग में लागू करें। चौथी चीज़ विधेयक में ये थी कि जहाँ पर लागू होगा, जहाँ पर यह अधिनियम लागू होगा वहाँ के अभिभावकों को, जो जिस भी क्षेत्र में यह अधिनियम लागू होगा वहाँ के अभिभावकों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से विद्यालय में भेजना है। अगर अभिभावक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते हैं तो उनको दंडित करने का प्रावधान किया जाए, उनको दंडित किया जाए। फिर 5वें बिंदु पर बात की जाए, पहले बालकों की शिक्षा का प्रावधान किया जाए। पहले स्थानीय निकाय और प्रांतीय सरकार जो शिक्षा व्यवस्था करें उसमें बालकों की शिक्षा का प्रावधान करें और उसके बाद बालिकाओं के लिए की शिक्षा के लिए भी ऐसा प्रावधान किया जाए। छठा बिंदु यह था कि स्थानीय निकाय को और प्रांतीय सरकार, जो स्थानीय निकाय हैं और प्रांतीय सरकारें दोनों 1/2 के भाग में बजट का जो भी खर्चा आएगा उसका वो खर्चा उठाएंगे। फिर 7वां बिंदु था कि छठा कि ये 7वां बिंदु था। 7वां बिंदु था कि स्थानीय निकाय अपने क्षेत्र में शिक्षा कर लगा सकती हैं। स्थानीय निकाय जो होंगी वो अपने क्षेत्र में शिक्षा कर लगा सकती हैं। ये 7 प्रमुख बिंदु थे जिस पर गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने विधेयक में इन 7 बिंदुओं को प्रमुखता दी
और केंद्रीय धारा सभा में अपने विधेयक को प्रस्तुत किया। इस विधेयक पर बड़ी चर्चा हुई, बड़े तर्क रखे गए गोपाल कृष्ण गोखले की तरफ से और ब्रिटिश सरकार की तरफ से, दोनों तरफ से बड़े तर्क रखे गए। 2 दिन तक लगातार इस पर बहस होती रही और बहस होने के उपरांत इस पर मत का विभाजन हुआ कि अधिकांश लोग किसके पक्ष में हैं। तो 2 दिन बहस होने के बाद 13 मतों के विरुद्ध 38 मतों से ये विधेयक केंद्रीय धारा सभा में गिर गया। इसके पक्ष में 13 मत आए और इसके विपक्ष में 38 मत आए और ये विधेयक जो गोखले विधेयक था ये ठुकरा दिया गया। ये मांग नहीं मांगी गई। अंग्रेज़ों ने तर्क दिए कि ये समय से पहले की मांग है और इसके लिए देश में ये आप मांग कर रहे हैं, देश में ऐसी मांग नहीं उठ रही है, देश के लोग ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं चाहते हैं, किसी अभिभावक की तरफ से या देशवासियों की तरफ से ऐसी कोई मांग उठाई नहीं गई, ये समय से पहले की आपकी मांग है, इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और ये कहकर उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और ये 13 इसके पक्ष में मत पड़े और 38 मत इसके विपक्ष में पड़े। इसलिए इस तरह से अल्पमत में होने के कारण ये अस्वीकार कर दिया गया। ये गोखले विधेयक था, गोपाल कृष्ण गोखले का ये प्रयास था। गोपाल कृष्ण गोखले एक समाज सुधारक, एक शिक्षा शास्त्री, एक राजनीतिक के रूप में थे। उस समय वो ग्रेजुएट थे और उन्होंने यहाँ के लोगों की शिक्षा की व्यवस्था को देखा था, उसमें सुधार करने का, उसको बढ़ाने का प्रयास वो कर रहे थे। तो ये गोखले बिल था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।